जैसा कि हमारे भारत देश में एक परंपरा है अतिथियों के स्वागत की, अतिथि देवो भव। मिस्टर अंकित अवस्थी, IAS। काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। कुछ ऐसी ही व्यक्तित्व के धनी अंकित अवस्थी सर आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आग्रह करती हूँ अवस्थी सर से कि वह मंच पर पधारे और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। मुझे बात करनी है तनाव प्रबंधन के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एग्जाम तक में हाथ खड़ा करके बताएं, एग्जाम टाइम में टेंशन जो लेते हैं वो हाथ खड़ा करके बताएं। बाप रे बाप, ये तो सबने खड़ा कर दिया। अच्छा, एग्जाम टाइम में कैसे, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी तबीयत खराब हो जाती है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताइएगा, क्योंकि यहीं पर मैं आपको अपना विषय परिचय करा दूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तबीयत खराब होने वाले लोग भी यहाँ हैं, इनमें से किसी को लूज मोशंस हो जाते होंगे। ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। एग्जाम से पहले कितने लोग ऐसे हैं जो वॉशरूम भागते हैं जल्दी जल्दी के, बस एक बार जाके आना। ईमानदारी, शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं उनमें से एक हूं, इसलिए एक बार हाथ खड़ा करके बताइए, ऐसा होता है आपके साथ या शर्मा रहे हो आप? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं तुरंत मुद्दे पर लौटता हूं और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने एग्जाम का जो थोड़ा बहुत तनाव लिया, ये जो शब्द है ना तनाव, इसका ओरिजिन यहीं से हुआ। साथियों, जीवन में दो प्रकार की चिंताएं होती हैं। एक को कहते हैं सकारात्मक चिंता और एक को कहते हैं नकारात्मक चिंता। सकारात्मक चिंता जिसके चलते आप पढ़ाई करने निकलते हैं, मेरे जैसे लोग इस आयोजन में समय से पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये सारे काम जो हमारे दिमाग में हमें कुछ करने की प्रेरणा देते हैं, ये सब सकारात्मक चिंताएं हैं। यानी कि अगर हमने कभी किसी से कहते हुए सुना कि चिंता गलत बात होती है, चिंता बेकार बात होती है, तो उनसे कहिएगा कि नहीं, चिंता का चिता चिता भी होता है। और ऐसी स्थिति में चिंताएं दो प्रकार से कंसीडर की जाती हैं। एक वो जो मुझे काम करने के लिए प्रेरित करती है। आप में से जितने भी साथियों ने अपनी हाथ खड़ा करके कहा कि एग्जाम के समय उन्हें चिंता होती है, ये अच्छी बात है। एग्जाम के समय उन्हें टेंशन होती है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने दूसरा जब हाथ खड़ा करवाया कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो बुरी बात है। यू स्ट्रेस यानी परीक्षा की चिंता होना काम के लिए हमें संवेदनशील बनाती है, और डी स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को घटाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो IAS बनना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो हलवाई बनना चाहते हैं? हंसना नहीं, मैंने शुरुआत में इसीलिए भूमिका बनाई थी। ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो हलवाई बनना चाहते हैं कि भाई साहब अपना काम हो जाएगा अगर हलवाई बनता हूं? आप में से बहुत सारे लोगों ने हलवाई बनने से इनकार कर दिया। साथियों, मेरी दिल की तमन्ना बताऊं, मैं हलवाई बनना चाहता हूं, लेकिन हल्दीराम जैसा। आपको पता है कंपटीशन, तनाव, इसकी शुरुआत कहां से हुई? हमारे इसी समाज से। हम सब वो चाहते हैं करना जिसकी समाज में इज्जत हो। हम अपना चाहते क्या है? बच्चे को बताते समय, पेरेंट्स और बच्चे बताने में अच्छा लगे कि मैं क्या कर रहा हूं, हम ये सब चाहते हैं। तो बच्चों, तनाव प्रबंधन का पहला नियम, आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपको उसमें रुचि है तो ये मानकर चलिए, उसे सम्मान दीजिए, वो आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। दुनिया ने जो आपको बता दिया वही इकलौता मार्ग नहीं है। अगर वही इकलौता मार्ग होता तो पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति, डीजल भरने वाला व्यक्ति आज अंबानी धीरुभाई ना होता। समझ पा रहे हैं आप? मैंने आपसे सवाल पूछा था कितने लोग ऐसे हैं जो डीजल या पेट्रोल भरना चाहते हैं? आप उनसे किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, क्योंकि आपको लगा कि ये तो बहुत छोटा काम है। आप में से जितने भी साथी हैं, उनका तनाव प्रबंधन स्वतः ही हो जाएगा
अगर वो एक बार के लिए एग्जाम पास करके IITian नहीं भी बन पाए, एग्जाम पास करके MBBS नहीं भी बन पाए, तो भी ये समझ में आ जाएगा कि करने के लिए बहुत कुछ है। तो जब भी आपको कोई तनाव आए, फ्यूचर में आप परीक्षा देने जाएं और आपको घबराहट हो, तब ये मानना और ईश्वर का धन्यवाद देना कि हे ईश्वर, मैंने अपने लेवल पर बहुत जबरदस्त मेहनत की थी, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था, और उसके बाद मेरा जो ये परिणाम आया है, ये आपके श्री चरणों में समर्पित है। क्योंकि अब आप बताइए मुझे क्या करना है। मैंने अपना दूसरा पॉइंट शुरू कर लिया है। पॉइंट नंबर 2 जो मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, अब अगेन एक बार क्वेश्चन आंसर होने वाला है, जो ये मानते हैं कि ईश्वर है। कितने लोग ऐसे हैं जो ईश्वर का प्रमाण मानते हैं? ईश्वर के नाम पर दिमाग में आने वाले 2 ही प्रश्न हैं, या तो आप ईश्वर मानते हैं या नहीं मानते हैं, इतना ही तो हो सकता है। हम में से कितने भी लोग चाहे जैसी मान्यता रखते हो, लेकिन ये तो मानते हैं, अब तक बचपन से लेकर आप यहां तक पहुंचकर ये तो सीख चुके हैं कि इस दुनिया में मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की शक्ति विज्ञान ने आज तक नहीं बनाई है क्या? आवाज ही नहीं आ रही। जो एक बार पंख पखेरु जिसके उड़ गए, कहानी दी एंड है। अब साइंस कितनी भी बड़ी बन जाए, एलन मस्क चाहे जैसा प्रयोग कर ले, चाहे न्यूटन आइंस्टीन ने कितनी भी किताबें लिख दी हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इस आधार पर आप ये मान ले कि ईश्वर है। मैं तो केवल आपसे ये कह रहा हूं, इस आधार पर ये मान लो कि कोई चीज ऐसी है जो इंसान के बस में नहीं है, उसको आप ईश्वर कह लीजिए, दैवीय शक्ति कह लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, आत्मा कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। आप इस बात को स्वीकार करने में जितनी दिक्कत करेंगे, आपके जीवन में तनाव उतना ही ज्यादा रहेगा। इसलिए मैं आज आपको जो दूसरा पॉइंट दे रहा हूं, वो केवल इतना सा है साथियों, जब भी जीवन में आपको परेशानियां सताएं, तो ये मान लेना कि ये मेरे करने से नहीं हो रहा है। कुछ मित्र ऐसे मिलेंगे साथियों आपको, आप 10th से ऊपर जैसे जैसे निकलेंगे, 12th की दिशा में आगे बढ़ेंगे, आपको तनाव के नाम पर कहेंगे ले एक घूंट मार ले, सब भूल जाए। और ये पूरे होशो आवाज में कहता हूं, पीने से कोई व्यक्ति कुछ नहीं भूलता बेटा, उल्टा और ज्यादा उसको याद आता है। हमको पेरेंटिंग के अंदर किसी ने बैठाकर ये नहीं सिखाया कि सिगरेट अच्छी बात है या बुरी बात है। आप में से कई पेरेंट्स इस बात से ऑफेंड हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं सर, मैं तो रोज सिखाता हूं बच्चों को कि बच्चा सिगरेट नहीं पीना, नहीं बेटा दारू नहीं पीना। अजी आप नहीं सिखाते। आप पूछेंगे क्यों ऐसे कर रहे हो आप? भाई जी आप इसलिए नहीं सिखाते क्योंकि उसका दोस्त जब उसको मनाता है ना, ले ले एक घूंट ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी बात को बहुत अच्छे से लेता है। आप कैसे सिखाते हो उसको? तूने पीना तेरी हड्डियां तोड़ दे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों और परिवारजनों जो यहां उपस्थित हैं, एक उम्र तक अपने बच्चों के साथ खुलकर भी रहिए। सबसे गुजारिश है, एक ईश्वरीय नामक शक्ति है जिसको आपको स्वीकार इसलिए करना है कि मेरे साथ कुछ भी अलग होगा तो वो अलग जब मेरी मेहनत के बाद हो रहा है, तो इसका मतलब वो आदेश ऊपर का है। बस आपको एक चीज निभानी है और वो ये कि आपको जो भी बीड़ा दिया जाए कि बेटा ये एग्जाम है, इसके लिए पढ़ना है, आप उसे पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर लेना। पूरी शिद्दत और ईमानदारी का मतलब कि मैंने इतनी मेहनत की थी सर कि मैं जब एग्जाम हॉल से जब बाहर निकले तो बिना रिजल्ट जाने रिग्रेट ना हो। मतलब मुझे रिजल्ट नहीं पता, मैं फेल होऊंगा, पास होऊंगा, सेलेक्ट होऊंगा, नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे ये ना हो यार पढ़ लेता तो अच्छा होगा। एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं और एग्जाम हॉल में जब ये फीलिंग आती है, काश ये चैप्टर पढ़ लिया होता ना, आज काम बन जाता। जिस दिन ये रिग्रेट खत्म हो गया, अंदर से जो ये आपके अंदर का दर्द पेपर में जाने से पहले अगर खत्म हो गया, तो एक विद्यार्थी को जीवन में कितनी पढ़ाई करनी चाहिए? आइडियल आंसर है कि जब वो पेपर में जा रहा हो तो उस समय उससे कोई और पूछे, या भाई कुछ थी तेरे अंदर हिम्मत करने की, वो आंसर बोल दे भाई इतना ही कर सकते थे अपन, इससे ज्यादा बस की बात नहीं थी मेरे। समझ जाना साथियों, जो भी रिजल्ट आएगा अब वो ईश्वर या आदेश होगा। रिजल्ट आया, आप सेलेक्ट हो गए, बहुत अच्छी बात। आपकी पढ़ाई, आपकी सारी मेहनत, घर वालों की पूरी परवरिश, गुरुजनों की पूरी मेहनत, और उसके बाद भी आप पास नहीं हो रहे, तो यकीन मानना इस जीवन में आपके लिए प्रभु ने खुद ने निर्णय ले लिया है कि इसे बहुत बड़ा आदमी बनाना है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।